गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है, तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। आज के ही दिन 1713 में चार्ल्स मैरिस ने वर्लपुल गैलेक्सी की खोज की थी। आज ही के दिन 1884 में आज ही के दिन ये तय किया गया था कि ग्रीनविच को मीन टाइम माना जाएगा। दुनिया भर का मानक टाइम जो माना जाएगा, किसको माना जाएगा? ग्रीनविच को माना जाएगा। आज ही के दिन ये तय किया गया था। और ये जो ग्रीनविच है वो दक्षिण पूर्व लंदन में हिस्सा है। सन 1978 में बोल्वियन बोइंग 707 के क्रैश हो जाने से 100 लोगों की मौत हुई थी। आज ही के दिन 1987 में सदाबहार एक्टर सिंगर किशोर कुमार जी ने दुनिया को अलविदा कहा था। आज ही के दिन किशोर कुमार जी की मृत्यु हुई थी 13 तारीख को। 13 अक्टूबर की घटनाएं मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि प्रमुख घटनाएं क्या हुई थी, हम सारी यहाँ पे देख रहे हैं। 1713 में चार्ल्स मैरी ने वर्लपुल गैलेक्सी की खोज की थी। 1884 में ग्रीनविच मीन टाइम को दुनिया का मानक टाइम माना गया था। सन 1978 में बोइंग 707 क्रैश हो जाने से 700 लोगों की मौत हुई थी। और 1987 में किशोर कुमार जी ने दुनिया को अलविदा कहा था। तो चलिए वापस आ जाते हैं हम अपने करंट अफेयर्स के क्विज की तरफ। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल भारत के सबसे अधिक अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर है? आपको बताना है फोर्ब्स की तरफ से जो रैंकिंग होती है, लगातार 13वें साल भारत में सबसे ज्यादा पैसे वाला अमीर कौन है, ये आपको बताना है। एक नंबर पे कौन है? ऑप्शन है आपके पास अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी या फिर शिव नाडर। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। लगातार 13 साल से भारत में सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं, आपको बताना है कौन है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे और आपको करंट अफेयर्स के डेली क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। हमारी क्लास रोज़ सुबह 6 बजे होती है। आप निश्चिंत रहिए, सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, लगातार 13 साल से भारत के सबसे अमीर लोगों में कौन है? ऑप्शन है आपके पास अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी या फिर शिव नाडर। चलिए इसका आंसर है मुकेश अंबानी जी। फोर्ब्स ने साल 2020 के टॉप 100 सबसे अमीर व्यक्तियों में भारतीयों की लिस्ट जारी की है, जिसमें पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का नाम शामिल है। उनकी संपत्ति 88.7 अरब डॉलर है। फोर्ब्स की लिस्ट में 25.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पर गौतम अडानी है। तो भाई देख लीजिए यहाँ पे मुकेश अंबानी और अडानी के बीच में कितना डिफरेंस है। 88.7 अरब डॉलर और यहाँ पे 25.2 अरब डॉलर की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर गौतम अडानी है तथा इसी साथ में तीसरे नंबर पर शिव नाडार का नाम शामिल है। उनकी संपत्ति 20.4 अरब डॉलर आकी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री एवं एलजीपी नेता का 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया? आपको बताना है, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री रह चुके और साथ ही एलजेपी लोक जनतांत्रिक पार्टी जो है यहाँ पे, इस पार्टी के नेता का 74 वर्ष की उम्र में अभी रिसेंट में निधन हुआ। ऑप्शन है आपके पास रामविलास पासवान, सत्यानंद शर्मा, राजेंद्र सिंह, भगवान सिंह कुशवाहा। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, कौन है जो 74 वर्ष की उम्र में जिनका निधन हुआ? ये केंद्रीय मंत्री भी थे और लोकतांत्रिक जनतांत्रिक एलजीपी के प्रमुख नेता भी थे। चलिए इसका आंसर है रामविलास पासवान जी। केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी नेता रामविलास पासवान का निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। रामविलास पासवान पिछले कुछ समय से अस्वस्थ भी थे
और दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 5 जुलाई 1946 को जन्मे रामविलास पासवान लगातार 9 बार लोकसभा के सांसद भी बने। सन 1970 के चुनाव में बिहार के हाजीपुर से उन्होंने रिकॉर्ड 5.5 लाख मतों से अधिक वोटों से चुनाव जीता था। उन्होंने 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन भी किया, इसका ही फुल फॉर्म हमारा क्या है, LJP, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। उस समय बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने 29 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया था। तो भाई यहाँ पे एक बहुत प्रगाढ़ नेता जो थे रामविलास पासवान जी, इनका निधन हो गया। इन्होंने बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन भी किया और बिहार में सबसे ज़्यादा वोटों से, रिकॉर्ड मतों से यहाँ पे उन्होंने हाजीपुर से इन्होंने रिकॉर्ड मतों से यहाँ पे जीते भी थे। 5 लाख मतों से, 5.5 लाख मतों से यहाँ पे जीते थे। और उसी साल 2005 में विधानसभा में 29 सीटें जीती भी थी इन्होंने। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष के घरेलू सकल घरेलू उत्पाद GDP जिसको बोला जाता है में निम्न में से कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद GDP में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन है आपके पास 5.6%, 4.6%, 9.6% या फिर 7.6%। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट दीजिए कराने वाला है। वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद GDP में निम्न में से कितने प्रतिशत गिरावट आने का अनुमान लगाया है। भाई हमारी GDP तो लगातार गिर रही है, इसी को देखते हुए विश्व बैंक ने यहाँ पे अनुमान लगाया कि भाई आपकी जो GDP है इतनी रहने वाली है, क्योंकि भाई लॉकडाउन की वजह से जब पूरा मार्केट और पूरा भारत ही बंद था, सभी लोगों के व्यापारियों के व्यापार बंद थे और जो मजदूर वर्ग है उनका भी काम नहीं हो पा रहा था, इससे बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हुई। इसको देखते हुए हमारी GDP जो है वो लगातार गिर रही है। चलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है, इसका आंसर रहने वाला है 9.6%। वित्त वर्ष में चालू वित्तीय वर्ष के विश्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद GDP में 9.6% गिरावट होने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति इससे पहले कि किसी भी समय में इससे बराबर नहीं रही। कहने का मतलब ये हो गया है, वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि भारत की जो आर्थिक स्थिति अभी इस समय है वो पिछले कभी भी किसी भी समय पे ऐसी नहीं थी, बहुत ज़्यादा खराब अभी स्थिति यहाँ पे है, वो ये बता रहा है। उन्होंने कहा कोरोना वायरस महामारी के कारण कंपनियों एवं लोगों को आर्थिक झटके लगे हैं। इसके साथ ही महामारी के प्रसार को थामने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन का भी प्रतिकूल असर पड़ा है। तो बात वही आ गई कि कोरोना महामारी को बचाने के लिए, उसके प्रसार को बचाने के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया था उससे भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रतिकूल असर पड़ा है। कंपनियों को नुकसान हुआ है और लोगों को, पर्सनल लोगों का जो पैसा था वो भी नुकसान हुआ है। जो छोटे छोटे व्यापारी थे, जो धंधा करते थे और रेहड़ी लगाते थे, ठेले वाले थे, सभी प्रकार के छोटे व्यापारी और आम जो रोज़मर्रा कमाने वाले, उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आज भी स्थिति ऐसी है कि वे अपने आप सेटल नहीं हो पा रहे हैं, पटरी पर गाड़ी नहीं आ पा रही है। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन सी बन गई? चलिए आपको बताना है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है कि सबसे पहली महिला का नाम बताना है जो कि युद्ध सेवा मेडल पाने वाली कहलाई थी। ऑप्शन है आपके पास अवनी चतुर्वेदी, मिंटी अग्रवाल, भावना कंठ या फिर शिवांगी सिंह। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन है? दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो प्लीज़ इसके आंसर जरूर देते चलिए। चलिए इसका आंसर है मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल, अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। मिंटी अग्रवाल को एयरफोर्स डे पर युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया। वह पहली महिला हैं जिन्हें युद्ध सेवा पदक मिला। वायुसेना दिवस पर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने मिंटी अग्रवाल को यह पदक से सम्मानित किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक की कार्रवाई में
स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल ने उड़ान नियंत्रण की अहम भूमिका निभाई थी। विश्व डाक दिवस वर्ल्ड पोस्ट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 9 अक्टूबर, 10 जनवरी, 15 मार्च या फिर 20 अप्रैल। विश्व डाक दिवस वर्ल्ड पोस्ट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए इसका आंसर है 9 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। डाक सेवाओं की उपयोगिता और इसकी संभावनाओं को देखते हुए हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की ओर से मनाया जाता है। तो चलिए यहाँ पे हमको काम की चीज़ क्या मिल गई कि ये जो विश्व डाक दिवस जो है ये मनाया किसके द्वारा जाता है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की तरफ से मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य ग्राहकों के बीच डाक विभाग के उत्पाद के बारे में जानकारी देना, उन्हें जागरूक करना और डाकघरों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। विश्व डाक दिवस का इतिहास 1840 से शुरू होता है। ब्रिटेन में सर रॉलैंड हिल एक नई व्यवस्था को शुरू किया था यहाँ पर, जिसमें पत्र तैयार किए जाते थे। उन्होंने यह भी नियम बनाया था कि स्थानीय सेवा के विशेष वजन के लिए एक तय शुल्क लगेगा। तो यहाँ पर बात यहाँ पे आ जाती है, यहाँ हमारे काम की चीज़ क्या है कि इसका जो इतिहास है 1840 से शुरू हुआ था। चलिए ठीक है, ये तो ठीक है। इसी के साथ ब्रिटेन में सर रॉलैंड हिल ने एक नई व्यवस्था चालू की थी, जिसमें एक पत्र तैयार किए जाते थे और यह नियम भी उन्होंने बताया कि स्थानीय सेवा में अलग अलग जगह के लिए एक विशेष वजन के अनुसार शुल्क लगेगा। अगर आपका जो लेटर है, पार्सल है, अगर उसमें वजन कुछ ज़्यादा है तो आपका जो प्राइस है, जो जो कॉस्ट लगना चाहिए वो ज़्यादा लगेगा, और कम है तो कम लगेगा। ये विशेष सुविधा यहाँ पर बताई गई थी। ये नियम यहाँ पे इन्होंने निकाला था सबसे पहले ब्रिटेन में सर रॉलैंड हिल 1840 में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाले कौन सा राज्य है? ऑप्शन है आपके पास पंजाब, बिहार, झारखंड या फिर असम। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में किसान रथ मोबाइल नामक ऐप को लॉन्च किया? चलिए इसका आंसर है असम। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य में आयोजित एक कार्यक्रम में क्रेता विक्रेता नेटवर्क को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादों की समय पर बिक्री के सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। चलिए तो यहाँ पे हमको इसका उद्देश्य क्या मिल गया? उसका उद्देश्य ये था कि भाई जो किसान लोग हैं उनमें क्रेता विक्रेता मतलब जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है उनके नेटवर्क को बढ़ाना है और कृषि उत्पादों की समय पर बिक्री हो, इसके लिए सुविधाजनक हमको कुछ प्लेटफॉर्म भी देना है। तो इसके लिए इन्होंने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। उन्होंने कहा, साथ ही साथ ये कहा कि ऐप असम के किसानों के लिए देश भर में उनकी उपज का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि एवं कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एक नया वाहन होगा। तो यहाँ पे इनका उद्देश्य तो ये तो हमने देख लिया कि भाई ये क्रेता विक्रेता के नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही साथ में ये बताना चाहते हैं कि असम के जो किसान हैं देश भर में अपनी उपज को अधिक लाभ पर बेच सकें, वैसा ये एक प्लेटफॉर्म बनाया जिससे कि वो क्रेता विक्रेताओं के बीच में संबंध बना सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक CMD R.K. छिब्बर का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है? भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक R.K. छिब्बर के कार्यकाल को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया? ऑप्शन है आपको 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या फिर 4 महीने। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है? कितने महीनों के लिए R.K. छिब्बर जी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? चलिए इसका आंसर है 6 महीने। भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक CMD जिसको बोला जाता है प्रबंध निदेशक को, R.K. छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक R.K. छिल्लर का कार्यकाल 10 अक्टूबर 2020 से 6 महीने
या नए प्रबंध निदेशक और सीईओ की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो के लिए बढ़ा दिया गया। चलिए यहाँ पे जो कंडीशन क्या रख दी यहाँ पे कि भाई इनका जो कार्यकाल रहेगा 6 महीने के लिए रहेगा, और साथ ही साथ में अगर उसके पहले किसी नए प्रबंध निदेशक की नियुक्ति हो जाती है तब तक के लिए। रिजर्व बैंक ने जून 2019 में जम्मू कश्मीर बैंक के अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में R.K. छिब्बर की नियुक्ति किए जाने को मंजूरी दी थी। तो अभी यहाँ पे अभी तक जम्मू कश्मीर के अंतरिम चेयरमैन जो थे R.K. छिब्बर जी थे। 2019 से लगातार बन रहे थे, यहाँ पे बने हुए हैं जून से। अब इसको देखते हुए इनकी जो नियुक्ति है 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई, तब तक के लिए जब तक कि अगर कोई दूसरा चेयरमैन जो है वो अपॉइंट हो जाता है तब इनको यहाँ से अलग कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन ये रख दी, 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दृष्टि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व दृष्टि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास सितंबर के पहले सोमवार को, अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को, जनवरी के तीसरे मंगलवार को, या फिर मार्च के चौथे शुक्रवार को। विश्व दृष्टि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए आंसर दीजिए कमेंट में क्या रहने वाला है। विश्व दृष्टि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। यह जागरूकता का एक वार्षिक दिन है जो कि अंधेपन और दृष्टि दोष पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने के लिए होता है। इस साल विश्व दृष्टि दिवस वर्ल्ड साइट डे 8 अक्टूबर 2020 को मनाया जा रहा है क्योंकि इस दिन हमारा गुरुवार है। विश्व दृष्टि दिवस 2020 की थीम होप इन साइट रखी गई है। WHO के अनुसार दुनिया भर में 1 बिलियन लोग दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान और किस देश ने पंज और आमू दरिया नदी बेसिन के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? चलिए आपको बताना है अफगानिस्तान के साथ साथ कौन सा ऐसा देश है जो कि पंज और आमू दरिया नदी के बेसिन पर जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जियोलॉजिकल एरिया है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसको मजबूत बनाने के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। आपको बताना है कौन है वो देश अफगानिस्तान के साथ में। ऑप्शन है आपके पास तजाकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान या फिर इराक। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। अफगानिस्तान के साथ ऐसा कौन सा देश है जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए आगे बढ़ के काम कर रहा है? चलिए इसका आंसर है तजाकिस्तान। यह समझौता अफगानिस्तान और तजाकिस्तान को जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता के नुकसान को रोकने हेतु समाधान खोजने के लिए एक संरक्षित ढांचा प्रदान करेगा। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने विकास संबंधी संयुक्त परियोजनाओं का पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और सीमाओं का पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित मामलों में एक दूसरे को सूचित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को लेकर अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के बीच वार्ता की शुरुआत असल में सन 2012 में शुरू हुई थी। तो यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिल गई भाई कि तजाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो बातचीत चालू हुई थी वो कब हुई थी? सन 2012 में चालू हुई थी। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को जो नुकसान हो रहा है उसको हमको रोकना है और अपने आसपास के पर्यावरण को हमको अच्छे से सुदृढ़ बनाना है। इसको देखते हुए दोनों देशों ने मिलकर यहाँ पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की संसद ने सन 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया है? ऑप्शन है आपके पास 10%, 20%, 60% या फिर 30%। यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया है? चलिए इसका आंसर दीजिए आप मुझे, कमेंट में क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है 60%। यूरोपीय संघ की संसद ने
1990 के स्तरों की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन में 60% तक की कमी लाने के लिए अपने जलवायु लक्ष्य को आदतन करते हुए मतदान किया। इससे पहले यूरोपीय संघ ने 2030 तक 40% उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा था। विश्व वन्यजीव कोष एवं अन्य गैर सरकारी संगठन 2030 तक उत्सर्जन में कम से कम 65% कमी पर जोर दे रहे थे। जर्मनी के अध्यक्षता के तहत मतदान किया गया। चीन दुनिया में सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है। तो यहाँ पे एक और हमको काम की चीज क्या मिल गई भाई, कि जो चीन जो है, हमारा जो दुश्मन है चीन, वह जो है सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जक का देश है। सबसे ज्यादा ये पॉल्यूशन बढ़ाता है, कार्बन उत्सर्जन करता है। साथ ही साथ इसको देखते हैं, यूरोपीय संघ की संसद ने वोटिंग करके ये डिसाइड किया कि भाई हम 60% तक अपनी उत्सर्जन की कटौती को करेंगे। उत्सर्जन में कटौती 60% तक करेंगे। जबकि कुछ संगठन हैं, विश्व वन्यजीव कोष एवं अन्य एनजीओ जो हैं, उन्होंने क्या किया, वो ये बोल रहे हैं कि भाई 65% तक हमको कमी रखना चाहिए। इस बात के ऊपर उन्होंने जोर दिया, परंतु उसके बाद इन्होंने 60% फिक्स किया और डिसाइड किया कि भाई हम 60% तक ही कर सकते हैं। जर्मनी की अध्यक्षता में मतदान हुआ था यहाँ पे, और चीन जो है सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जक देश है। तो भाई ये तो हो गया हमारा आज का करंट अफेयर्स के क्विज हो गए। अब कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं, इन्हीं आर्टिकल से ही हमारे जो करंट अफेयर्स के क्विज है वो तैयार होते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ योजनाएं देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। अब ये स्वामित्व योजना क्या है, इसको हम डिटेल में जानेंगे एकदम से। अब निश्चिंत रहिए, इस चीज को लेके मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा, और इन्हीं आर्टिकल से ही हम क्वेश्चन निकालेंगे जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2020 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आज आपके पास एक अधिकार है, एक कानूनी दस्तावेज है, और आपका घर आपका ही है और आपका ही रहेगा। पीएम मोदी ने इस मौके पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख को भी याद किया और कहा कि इन दोनों महापुरुषों का सिर्फ जन्मदिन ही नहीं एक तारीख को पड़ता, बल्कि इनके संघर्ष और आदर्श भी एक समान थे। उन्होंने कहा कि गांव और गरीब की आवाज को बुलंद करना जेपी और नानाजी के जीवन का साझा संकल्प रहा है। तो चलिए यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे हमने कि मोदी जी ने यहाँ पे नानाजी देशमुख और जेपी नारायण जी को याद किया और उनको याद करते हुए स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। अब कुछ डिटेल्स और जान लेते हैं, कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं क्या है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने इस योजना को ग्रामीण भारत में बदलाव लाने वाली एक ऐतिहासिक पहल बताया। यहाँ पर पीएमओ ने ट्वीट करके ये बताया कि ये जो योजना चालू हुई है, ये एक ऐतिहासिक पहल है, भारत में बदलाव लाने वाली। सरकार की पहल से ग्रामीणों को उनके जमीन एवं संपत्ति को एक वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी। इसके एवज में वह बैंक से कर्ज एवं दूसरी वित्तीय फायदा उठा सकेंगे। भाई कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास जो भी जमीन है, संपत्ति है, उसको आप बैंक में रखो, वहां से आप कर्जा ले लो, हमारे पास कर्जा रख दो, वैसे ही हम सब बेच रहे हैं, आपकी जमीन बेच देंगे हम। तो यहाँ पर इन्होंने एक योजना चालू की। मेरे हिसाब से तो ये योजना थोड़ी सी यहाँ पे परेशान करने वाली है, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है हमको ज़रूरी, क्योंकि ज़मीन किसानों के लिए ज़मीन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पे ये बात रख दी यहाँ पे उन्होंने कि आपके पास अगर ज़मीन है, आपको संपत्ति आपके पास है और आपको वित्तीय सहायता की ज़रूरत है, तो आप उसको बैंक में रखिए और कर्ज वहाँ से आप उठा सकते हैं। योजना की लॉन्चिंग के साथ ये लाभार्थी 6 राज्यों में 763 गाँवों में, इनमें उत्तर प्रदेश में 347, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100 और मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 गांव शामिल हैं। बयान के मुताबिक महाराष्ट्र को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के लाभार्थियों को 1 दिन के भीतर अपने संपत्ति कार्ड की भौतिक रूप से प्रतियां प्राप्त होंगी। महाराष्ट्र में संपत्ति कार्डों के लिए कुछ राशि लिए जाने की व्यवस्था है, इसके लिए 1 महीने का समय भी लगेगा। स्वामित्व योजना क्या है, अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर इसकी शुरुआत की थी। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को अधिकार संबंधी रिकॉर्ड से संबद्ध
संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना। पीएमओ के मुताबिक इस योजना को चरणबद्ध तरीके से 4 साल 2020 से लेकर 24 के पूरे देश में लागू किया जाना है। इसके दायरे में लगभग 6.62 लाख गांव आएंगे। स्वामित्व योजना कैसे लागू होगी ये भी देख लेते हैं। स्वामित्व योजना केंद्र सरकार की योजना इसे लागू करने के लिए नोडल एजेंसी पंचायती राज मंत्रालय है। तो यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिलेगी, इसका जो भी मेन रेगुलेटरी है वो करेगा कौन, पंचायती राज मंत्रालय करने वाला है। राज्यों में इसे लागू करने के लिए राजस्व विभाग या लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंटल को नोडल विभाग बनाया गया है, जो राज्य के पंचायती राज विभाग के सहयोग से इस योजना को लागू करेगा। इस योजना को लागू करने में सर्वे ऑफ इंडिया तकनीकी सहयोगी के रूप में कार्य भी करेगा। स्वामित्व योजना के लाभ क्या क्या रहने वाले हैं। इस योजना के अंतर्गत ड्रोन सर्वे तकनीकी सहायता से गांव की आबादी वाले क्षेत्रों का सीमांकन किया जाएगा। इससे गांव में रहने वाले लोगों को अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड ऑफ राइट हासिल होगा। इस योजना में ग्रामीण योजना के लिए जमीन की सटीक रिकॉर्ड मिलेंगे और साथ ही साथ प्रॉपर्टी टैक्स के आंकलन में सरकार को मदद भी मिलेगी। इसके अतिरिक्त इससे जमीन से जुड़े कानून झगड़े कम करने में मदद भी मिलेगी। तो यहाँ पर बात ये कर दी गई है कि जो भी लोग हैं, किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, गाँव में रहने वाले हैं, जिनके पास जमीन है, संपत्ति है, उनको उनका संपत्ति का कार्ड दिया जाएगा, रिकॉर्ड दिया जाएगा और इससे इनको पता चल सकेगा कि भाई हमारी कितनी ज़मीन है और इसका क्या वैल्यूएशन है। सारी चीज़ें ये बता दी, कितना आपको टैक्स देना है, कितना आपका प्रॉपर्टी टैक्स लगता है और कितना आप इस पे आपकी जो ज़मीन है इसका वैल्यूएशन क्या है, इसको आप रख के कितना आप कर्ज ले सकते हैं लोन से। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जानकारी देने की बात यहाँ पे की गई है। दोस्तों ये तो हो गया आज का हमारा करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, डेली हमारी क्लास होने वाली है। थैंक यू। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीज़ों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।